गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। क्या पढ़ेंगे? गॉस लॉ पढ़ेंगे। और गॉस लॉ में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस व्हिच इज पासिंग थ्रू एनी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। कहता है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पिछले चैप्टर में पढ़े थे बच्चों, ठीक। उसको रिप्रेजेंट करता है कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, पहले इसको बात समझते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है इसको पहले समझते हैं। जैसे मान लो ये क्या है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है बच्चों, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और इस एरिया से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है, ठीक है। अब इससे फ्लक्स निकालिए, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लक्स निकालिए, ठीक है। कुछ आएगा, मान लेते 5 आता है, मान लेते हैं। कैसे निकालेंगे वो आगे बात करेंगे, ठीक है ना। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लक्स कैसे निकालेंगे वो आगे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये समझिए कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से आप फ्लक्स निकाले 5, एक और क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए बच्चों, ठीक है। उससे भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है और उससे फ्लक्स हम लोग निकाले 5 कैसे निकालेंगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 5 और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 5। और अगर 5 का वैल्यू बच्चों ज़्यादा होगा 5 से, अगर 5 का वैल्यू बच्चों 5 का वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या ना कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए थे, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ज़्यादा पास कर रहा होगा बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लक्स ज़्यादा होगा, ठीक है ना, ज़्यादा फ्लक्स होगा, इसका मतलब ये होगा कि उससे क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों को यही कहना चाह रहे थे, ठीक है। इसका मतलब यही कहना चाह रहे थे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आगे उसको देखिए लिखा हुआ, इट इज़ डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है ना। ये जो डिफाइंड होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो कि ई है, ठीक है, और एरिया वेक्टर अगर ए है, ठीक है ना। एरिया एक्चुअली बच्चों स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। लेकिन फिजिक्स को समझने के लिए या फिर फिजिक्स में बहुत जगह ऐसा मिलेगा जहाँ पर एरिया को एरिया वेक्टर के रूप में हम लोग समझकर क्वेश्चन को या फिर थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ई डॉट ए जो है बच्चों आपका ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो फिर एरिया वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, कि एरिया है तो इसका मैग्नीट्यूड तो आपको समझ में आता है, एरिया वेक्टर कैसे लेंगे। लेकिन अब ये समझ के रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अगर वेरिएबल होगा तो हम लोग क्या करते हैं ना, अगर इलेक्ट्रिक वेरिएबल होगा तो स्मॉल एरिया में निकालते हैं पहले फ्लक्स, और फिर उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो पूरा आपका क्या होता है, उस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा बच्चों। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, फाई इज इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए सरफेस से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा तो ऐसे कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। और कांस्टेंट होगा तो डायरेक्ट आप फ्लक्स लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। और जब डॉट हटेगा तो ये कॉस थीटा होगा बच्चों, ठीक है ना, ये कॉस थीटा होगा। तो अब बच्चों क्या है ना कि अभी यहाँ पर पढ़ेंगे फाई इक्वल टू ई डॉट ए है, तो एरिया वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। एरिया वेक्टर हमको समझना होगा बच्चों, एरिया वेक्टर। तो देखो कोई भी एरिया वेक्टर जो होता है ना बच्चों, सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर, जैसे मान लो कि आपका क्या है ना, ये एरिया लिया है तो सरफेस पर परपेंडिकुलर इधर होगा एरिया वेक्टर बच्चों, इधर होगा एरिया वेक्टर, या फिर आपका इधर होगा एरिया वेक्टर, ठीक है ना, का डायरेक्शन। सरफेस है ना, ये सरफेस लिए तो एरिया वेक्टर इधर होगा या फिर इधर होगा, ठीक है बच्चों। अब समझिए, अगर मान लो कि सिर्फ ओपन सरफेस है, सिर्फ ओपन सरफेस है, कैसा सरफेस है, सिर्फ ओपन सरफेस है। एक क्लोज सरफेस होता है, एक ओपन हो गया। ओपन का मतलब डिस्क हो गया बच्चों, आपका रिंग हो गया, स्वाट टाइप का प्लेट हो गया, ऐसा आप मान के
चल सकते हैं। तो ये मान लो क्या है ना कि ये आपका ओपन सरफेस है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर से आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो एरिया वेक्टर जो लेंगे इधर वाला लेंगे बच्चों, इधर वाला एरिया वेक्टर लेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अगर इस क्रॉस सेक्शन से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता तो एरिया वेक्टर हम लोग इधर वाला ले लेते हैं। सरफेस पर परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, लेकिन अगर इधर से आएगा तो इधर वाला एरिया वेक्टर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। अगर मान लो क्या है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही बच्चों आपको ऐसे है, ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे, तो ऐसे है तो ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है बच्चों, तो एरिया वेक्टर इधर ले वाला लोगे कि इधर वाला लोगे, तो हम लोग कहीं इधर वाला नहीं लेंगे, इधर वाला, ठीक है। जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आता उसी के डायरेक्शन में, जो उसी के तरफ आपका जो एरिया वेक्टर होगा उसी को हम लोग लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। यानी एंगल जो लेते हैं, ठीक है ना, एंगल जो लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ओपन सरफेस सिर्फ रहेगा तो एंगल जो लेंगे बच्चों वो क्या लेंगे, 0 से 90 लेंगे। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा बच्चों वो कितना होगा, 0 से 90 होगा। जब ओपन सरफेस होगा तो आप ऐसा समझिए, अगर ओपन सरफेस होगा, ठीक है ना, और उससे फ्लक्स निकलना होगा तो थीटा का वैल्यू बच्चों क्या होगा, 0 से 90 के बीच में होगा बच्चों, ठीक है ना। 0 से 90 के बीच में होगा, 0 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, इसके बीच में होगा, ठीक है। तो देखिए आपका ये ओपन सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा बच्चों, इधर है। तो एरिया वेक्टर की अगर बात करते तो एक एरिया वेक्टर इधर होगा, एक एरिया वेक्टर इधर होगा, लेकिन हमको क्या करना होगा, इधर एरिया वेक्टर, अगर इधर ले लेंगे एरिया वेक्टर तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, तो हम लोग एरिया वेक्टर ये ले लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। इस फिगर के अनुसार बच्चों लिखा जाएगा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब चलिए देखिए यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फाई बात करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फाई, ठीक है बच्चों। तो आपका फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, ये कोस थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये न्यूटन पर कूलम हो गया और एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर, इतना आपका यूनिट हो जाएगा। और हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसे भी पढ़ते हैं कि रिलेशन V इक्वल टू ई डी पढ़ते, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई डी, तो E इक्वल टू V/D हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं यूनिट, तो उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्ट पर मीटर। और एरिया आपका जो हो जाएगा बच्चों, ठीक है, फाइव इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, मीटर स्क्वायर तो सोल्व करेंगे तो वोल्ट मीटर हो जाएगा और डायमेंशन हो जाएगा बच्चों। हाँ बच्चों, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करता है, यानी ई डॉट ए जो है, हम लोग कैसे कहें कि ई डॉट ए जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। आप तो फार्मूला बता दिए, ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है ना। ई डॉट ए जो होता है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, तो उस चीज़ को हम लोग चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग देखिए फाई जो होता है, फाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई होता है। क्यों होता है भी समझ में आएगा। हम लोग पढ़े थे कि जितना ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्सेस होगा, यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का डेंसिटी होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा आपका फ्लक्स होगा। अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से बच्चों ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है, इसका मतलब उस क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, इसका मतलब उसका फ्लक्स भी आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। फार्मूला में लिखा हुआ कि फाई इक्वल टू ई कोस थीटा होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पर फाई डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पर लाइन्स ऑफ फोर्स डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ये एरिया पर भी डिपेंड करेगा। जिस बच्चों देखो, जिससे मान लेते क्या है कि ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है ऐसे ऐसे, तो एक एरिया मान लेते कि ऐसा लेते हैं बच्चों और एक एरिया ऐसा लेते हैं। तो देखो इस एरिया से लाइन्स ऑफ फोर्सेस कम पास कर रहा है, इस एरिया से लाइन्स ऑफ फोर्सेस ज़्यादा पास कर रहा है। तो आप ये भी बोलो कि हाँ सर, इस एरिया से ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है, इसका मतलब इससे फ्लक्स ज़्यादा होगा, इसका मतलब फ्लक्स जो है एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि हाँ फाई जो है ई ए पर डिपेंड कर रहा है, ए पर भी डिपेंड कर रहा है। चलिए अब बच्चों क्या है ना, अब बच्चों क्या है कि ये इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। फाई की एरिया कैसे रखा गया, यानी एरिया वेक्टर आप कह सकते हो कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे है, उस पर भी डिपेंड करता है बच्चों। जैसे देखो, जैसे मान लें कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है ऐसे, तो अगर ऐसे रख दिए हैं तो एरिया वेक्टर ऐसे हो गया।
तो अभी एंगल 0 है, इससे ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है। अगर मान लो कि ऐसे कर लेते बच्चों, ऐसे घुमा देते हैं तो कम लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास करेगा। और अगर हम लोग क्या करते हैं ना, अगर हम लोग इस एरिया को अगर हम लोग ऐसे रख देते हैं ऐसे, यानी एरिया वेक्टर ऐसे होगा बच्चों, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ से एक भी लाइन्स ऑफ फोर्सेस नहीं पास कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों ये क्या है ना, इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि जो आप एरिया जो जूम किए उसका ओरिएंटेशन कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना। इसमें हम लोग मैक्सिमम कर रहे हैं, इस केस में मैक्सिमम इससे लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है, ऐसे घुमा दी तो कम लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है, ऐसे घुमा दी तो 0 लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है। इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है बच्चों। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है इसमें, तो मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर बच्चों और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है। और अगर 0 है बच्चों, अगर 0 है तो कॉस 0 मैक्सिमम होता है बच्चों, साइन 0 नहीं लिख सकते, ठीक है ना। वैल्यू लिखना है ना हम लोग को, साइन 0 0 हो जाएगा, लेकिन कॉस 0 मैक्सिमम वैल्यू होता है। इसका मतलब कॉस का भी फंक्शन होगा बच्चों, ठीक है ना। कॉस थीटा लिख लीजिए, अगर कॉस थीटा लिख लेंगे तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा। और इस पोजीशन में अगर बात करते हैं तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 90, तो कॉस 90 हो जाएगा 0, तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। इसलिए बच्चों क्या होता है ना, फाई जो होता है ये कॉस थीटा पर डिपेंड करता है। आप प्रोपोर्शनल हटा दीजिए और कांस्टेंट का वैल्यू 1 ले लीजिए, तो आप सीधे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्या, ये कॉस थीटा। इसलिए बच्चों फ्लक्स जो है ना ई डॉट ए डिफाइंड हुआ है, और फ्लक्स जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को डिपेंड करता है बच्चों। तो इतने बातें आपको समझ में आना चाहिए। अगर अभी जो समझाए कि कैसे फार्मूला आता है या फिर क्यों फाई इज इक्वल टू ये कॉस थीटा लाइन्स ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, इतने बात को ध्यान में रखेंगे। अगर नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं, फार्मूला याद रहेगा तो उससे आपको क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स लिए हैं कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है ना, इधर है, ठीक है ना। और एरिया वेक्टर बच्चों भी आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो एरिया वेक्टर भी आपको बोले थे कि सरफेस पर परपेंडिकुलर, तो इधर ही हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ, रेडियस दिया, और डिस्क टाइप का आपका है बच्चों ये एरिया, तो उसका रेडियस दे रहा, तो आपसे कह रहा है कि फ्लक्स बताइए। तो सिंपल क्वेश्चन है, फाई इक्वल डी डॉट ये होता है, ये कॉस 0 हो जाएगा, ई का वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम उसको लिख दिए, और एरिया डिस्क टाइप का है तो पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है ना। तो पाई और आर आपको 2 सेंटीमीटर मीटर में बदल देंगे तो ऐसा होगा। सिर्फ सोल्व किए हैं बच्चों तो फ्लक्स का वैल्यू इतना आ गया है, सिर्फ सोल्व किए हैं तो इससे फ्लक्स का वैल्यू इतना आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों इस प्रॉब्लम में देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्मे लिए अभी, ठीक है ना, ऐसा है, समझ रहे हैं, ऐसा आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया बच्चों आपको ऐसे लिया गया है, ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा हो कि एरिया सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसे दिखाया गया है, दोनों के बीच का एंगल थीटा, और थीटा के 30 डिग्री दे दिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया, तो फ्लक्स सिर्फ फार्मूला में पुट कर लेंगे तो हम लोग को इतना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप देखिए बच्चों क्लोज सरफेस है, कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस। तो जब क्लोज सरफेस रहेगा तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा बच्चों हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा, बाहर की ओर होगा बच्चों, हमेशा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है, यानी बाहर की ओर होता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये जो आपका क्या है ना, एक आपका सिलेंडर रखा हुआ है इस प्रकार से, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे फ्लक्स निकालना, और इसका एरिया मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर का ये है, इसका भी तो ये हो जाएगा। और देखते हैं आगे क्या है, सो ठीक है ना। तो देखिए बच्चों क्या है ना, अब इस सिलेंडर से निकालना है तो 3 सरफेसेस को जूम कर लेंगे, सरफेस 1 ये, सरफेस 2 ये, और कर्व वाला जो पार्ट है वो सरफेस का मान लेंगे 3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, सरफेस 3 मान लेंगे बच्चों, सरफेस क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। तो इस सरफेस से देखिए बच्चों, इस सरफेस से एरिया वेक्टर हमेशा बोल रहे हैं क्या नहीं, जब ऐसा सरफेस हो गया और ये पूरा क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन आपको बोले कि जब क्लोज सरफेस होगा, कैसा सरफेस होगा, क्लोज सरफेस होगा, कैसा सरफेस होगा, क्लोज सरफेस होगा, तो हमेशा बाहर की एरिया लेंगे, ठीक है। तो इसका बाहर आपका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पर फिलहाल
यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर, और जो बच्चों यहाँ पर एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन जो आपका होगा इधर हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा, ठीक है। और उससे फ्लक्स निकालिए, उससे फ्लक्स निकालिए बच्चों, तो ठीक है। तो फ्लक्स निकालेंगे तो φ1 उसको नाम देते हैं, φ = E डॉट, ये होता है ये cos 180 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और एरिया वेक्टर इधर, तो एंगल कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो ये cos 180 और cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो φ1 = ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब उसी प्रकार से इस सरफेस से निकालें, इस सरफेस से, तो इस सरफेस से बच्चों क्या एरिया वेक्टर इधर होगा, बाहर की ओर होता है, ठीक है। जब क्लोज सरफेस होता है तो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर वाले एरिया वेक्टर को लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आपका इधर वाला एरिया वेक्टर लिया जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको इधर ही है, तो एंगल हो जाएगा 0। तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा बच्चों उसका वैल्यू हो जाएगा ये cos 0 और cos 0 तो हो जाएगा ये हो जाएगा वैल्यू, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कर्व वाला सरफेस से निकालते हैं, जो कर्व वाला पार्ट है ये वाला कर्व, ठीक है, इससे निकालते हैं। तो इससे निकालेंगे बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको इधर है, एरिया वेक्टर बच्चों ऊपर है, ठीक है। कहीं पर भी लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हमेशा होगा, तो 90 डिग्री होगा। तो हम लोग E डॉट DA कर लिए, छोटा सा एरिया लेकर बात कर लिए, और देखें कि हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा होगा, कहीं पर भी एरिया वेक्टर छोटा लीजिए हमेशा 90 डिग्री होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, तो हो जाएगा φ3 = 0। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कर्व वाला पार्ट से, ठीक है ना, एक भी लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास नहीं कर रहा है, एक भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास नहीं करेगा, तो उससे आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स अगर बात करते हैं बच्चों, टोटल फ्लक्स अगर बात करते हैं तो φ = φ1 + φ2 + φ3, तीनों सरफेस से जो फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -ये φ2 ये और cos इतना हो जाएगा φ3 0। इसको सोल्व करने के बाद बच्चों आपको आ जाएगा, ठीक है ना, φ आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये होगा क्लोज सरफेस से, जो क्लोज सरफेस था बच्चों, ठीक है ना, ये क्या था, क्लोज सरफेस, ठीक है, क्या था, ये क्लोज सरफेस था। तो क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स क्या मिल गया, 0, ठीक है बच्चों। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बोलते हैं कि हमेशा क्या होता है ना, नेट फ्लक्स आपका क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बच्चों इन करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या करेगा, आउट होगा। तो आप इतना मान के चलिए कि कोई भी क्लोज सरफेस रहेगा, मान लो कोई क्लोज सरफेस से है, ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका क्या रखा गया, तो जितना लाइन्स ऑफ फोर्सेस इन कर रहा उतना ही लाइन्स ऑफ फोर्सेस आउट हो रहा है। तो हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों, हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फ्लक्स आपका क्या होता है, 0 होता है। लेकिन बच्चों आप नॉन यूनिफॉर्म में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म में नेट फ्लक्स 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट से ध्यान में रखेंगे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट से ध्यान में रखेंगे कि जितना लाइन्स ऑफ फोर्सेस अगर इन करता है उतना ही लाइन्स ऑफ फोर्सेस अगर आउट होता है तो आपका नेट फ्लक्स आपका 0 होगा। जैसे मान लीजिए क्लोज सरफेस है बच्चों, ठीक है ना, ये क्लोज सरफेस है और यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा गया है, पॉइंट चार्ज, तो यहाँ से आपका लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसा होगा। तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बच्चों, ये तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है पॉइंट चार्ज। लेकिन देखो इस सरफेस से जितना लाइन्स ऑफ फोर्सेस बच्चों क्या कर रहा है, इन कर रहा है, देखो इतना इन कर रहा है, 1 2 3 4 5 इन कर रहा है, तो 5 ही आउट भी हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो आउट हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स आपका क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो क्लोज सरफेस लिए थे, ये क्लोज सरफेस लिए थे बच्चों, ठीक है ना, ये क्लोज सरफेस लिए थे, यहाँ पर भी फ्लक्स आपका क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों कि जितना लाइन्स ऑफ फोर्सेस इन कर रहा है उतना ही लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि नेट फ्लक्स आपका क्या होगा, 0 होगा। यानी ये समझ के रखिए बच्चों कि जितना लाइन्स ऑफ फोर्सेस किसी क्लोज सरफेस से इन कर रहा है उतना ही लाइन्स ऑफ फोर्सेस अगर क्लोज सरफेस से आउट हो रहा है तो नेट फ्लक्स हमेशा उससे 0 होगा। और थोड़ा सा समझ के रखिए बच्चों, इन कर रहा है अगर लाइन्स ऑफ फोर्सेस तो वो वाला पार्ट से, उस सरफेस एरिया जो उससे अगर आप फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू निगेटिव आएगा, और जिससे आउट हो रहा है, जितने एरिया से वो आउट हो रहा है उतने एरिया से अगर फ्लक्स निकालेंगे तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा और सेम अमाउंट में आएगा। अगर इसका निगेटिव आता है अगर -5, तो इतना वाला पार्ट से अगर निकालोगे तो +5 हो जाएगा बच्चों, और दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर ई नहीं करता बच्चों, कोई क्लोज सरफेस से अगर आपका क्या करता है ना, जैसे मान लो ऐसा ही, ठीक है ना, अगर क्लोज सरफेस से फ्लक्स से
लाइन्स ऑफ फोर्स इन करता है, तो इन वाले सरफेस से, इतने सरफेस से अगर फ्लक्स निकालोगे तो नेगेटिव साइन के साथ लोगे या फिर आएगा ही, ठीक है ना। उतना ही अमाउंट में बच्चों क्या था, अगर आउट पे जिस सरफेस से आपका फ्लक्स निकल रहा है उतना से एरिया से अगर आप निकालोगे, ठीक है ना, उतना एरिया से निकालोगे तो सेम अमाउंट में निकलेगा, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। अगर आप इसको जनरल टर्म में बोल रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी न्यूमेरिकल जो लिए यहाँ सब भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या इन कर रहा था यहाँ पर फ्लक्स बच्चों, तो यहाँ पर माइनस ये हो गया और यहाँ से आउट हो रहा था प्लस ये, तो इन वाला आपका निगेटिव साइन के साथ, आउट वाला पॉजिटिव साइन के साथ बच्चों फ्लक्स होता ही होता है, ठीक है। जैसा भी सरफेस, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ सिलेंडर ही हो, कहीं भी हो, तो इन वाला जो इन जहाँ से इन कर रहा है लाइन्स ऑफ फोर्सेस, उसका फ्लक्स नेगेटिव होगा, और जहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्सेस से निकल रहा है तो वो आपका पॉजिटिव होगा। और जितना लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकल रहा है उतना ही लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या हो रहा है, इन हो रहा है, तो नेट फ्लक्स आपका 0 होगा। और अगर बच्चों क्या है ना, अगर बच्चों क्या है कि अगर जितना इन कर रहा है उससे ज़्यादा आउट हो रहा है या फिर उससे कम हो रहा है, तो नेट फ्लक्स 0 नहीं होगा। और इसका मतलब ये होगा, आगे हम समझेंगे इस चीज़ को, इसका मतलब ये हो गया कि उस क्लोज सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है, उसके अंदर में उस अगर जितना इन कर रहा है लाइन्स ऑफ फोर्सेस, फिर से ध्यान दीजिए, जितना लाइन्स ऑफ फोर्सेस इन कर रहा है उतना ही लाइन्स ऑफ फोर्सेस, अगर उससे ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या कर रहा है ना, आउट हो रहा है। जैसे मान लो इन कर रहा है 4 ही, ठीक है ना, आउट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब इस क्लोज सरफेस के अंदर में कुछ ना कुछ चार्ज रखा गया है, जो गॉस लॉ से आगे हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। चलिए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं बच्चों, इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं, ठीक है ना। ये बच्चों क्या है ना कि एक आपका सिलेंडर टाइप का ऐसे सरफेस लिया गया है, और आपको ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फिगर छोटा हो गया, मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। और ओरिजिन से 1 मीटर की दूरी पर ये है, और इसकी विड्थ भी, आपकी लंबाई भी 1 ही मीटर है बच्चों। और इससे एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड है 50xi है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रहा है बच्चों 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना दे रहा है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स होगा वो निकालने के लिए कह रहा है बच्चों, इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स होगा। तो इसी चीज़ को समझना चाहते इस प्रॉब्लम बच्चों। फिर समझिए, एक सिलेंडर है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 50xi है, मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, जो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस होगा। और ये ओरिजिन से 1 मीटर पर ये आपको इस प्रकार से सिलेंडर रखा गया है बच्चों। तो आपसे पूछ रहा है कि इस सिलेंडर से नेट फ्लक्स कितना होगा। और इस टाइप की चीज़ें बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। CBSE वाला बच्चे को पूछा जाता है क्वेश्चन को, ठीक है ना बच्चों। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल है ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ठीक है बच्चों। तो देखो ये क्या है, ये जो क्लोज सरफेस है, ये वाला एरिया, देखिए ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है बच्चों ऐसे लिया गया है, फिर से भी फिगर बना दे रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर डिपेंड कर रहा है बच्चों। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इस एरिया के पास, तो यहाँ से डिस्टेंस जो है 1 मीटर है, ठीक है ना, 1 मीटर है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों, उसको नाम दे दो E1। तो 50 × 1 पुट कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना, 50 × 1 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा बच्चों, 50 आ जाएगा, यानी यहाँ पर, ठीक है, इस वाला पार्ट पर बच्चों, ये वाला पार्ट पर, ठीक है, ये वाला पार्ट पर जो सरफेस यहाँ पर है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, क्योंकि x = यहाँ से कितना है, 1 मीटर है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस 1 लिख दिए E1, और 50 × 1 यानी 50 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना, 50 न्यूटन पर कूलम। और एक से फ्लक्स निकालो बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग बात की थी क्लोज सरफेस है, तो एरिया वेक्टर आपको इधर लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एंगल हो जाएगा 180। तो E1 cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, तो -1 आगे कर दिए। और E1 का वैल्यू 50 न्यूटन पर कूलम है। एरिया आपको बच्चों 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको बदल दिए सेंटीमीटर को मीटर में, तो इतना हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका इतना हो जाएगा 5 तो इस एरिया से बच्चों, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है ना, फ्लक्स जो हो गया आपको इतना हो गया बच्चों, -125 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया बच्चों। इसी प्रकार से इस सरफेस से निकालते हैं। तो ये जो सरफेस है बच्चों,
ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है ये ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पर है, तो 2 पुट कर देंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन के पास का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। 2 पुट कर दो तो 50 गुना 2 तो 100 न्यूटन पर कूलम हो गया बच्चों, 100 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और जब फ्लक्स निकालोगे तो φ2 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको इधर है ही, और एरिया वेक्टर भी इधर हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो एरिया वेक्टर भी इधर हो जाएगा। ठीक है, तो E2 ये cos 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो 250 × 10⁻³ हो जाएगा बच्चों। तो इस सरफेस से हमको फ्लक्स निकल गया, और एक कर्व वाला सरफेस है तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है बच्चों, और एरिया वेक्टर इधर तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos 90 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो इस सरफेस से आपका फ्लक्स इतना आया, इस सरफेस से आपका फ्लक्स इतना आया। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल था, तो हम लोग पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले कितना होगा, फिर यहाँ पर निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग डॉट कर दिए बच्चों। यहाँ तो निगेटिव होगा ही, यहाँ इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले वो तो निगेटिव होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको इधर रहेगा। तो नेट फ्लक्स आपको इस प्रकार से निकला बच्चों। ठीक है, और सभी को ऐड कर लीजिए, सभी को ऐड कर लेंगे तो आपका जो बच्चों फ्लक्स आ जाएगा इतना आ जाएगा। ठीक है, सभी को ऐड कर लेंगे इतना फ्लक्स आ जाएगा बच्चों। और इस प्रॉब्लम बच्चों क्या था ना, थोड़ा सा और देखो, यहाँ पर लिखा हुआ था कि बी में सेकंड पार्ट में चार्ज इंक्लूडेड बाय द सिलेंडर, आपको ये भी बताना था कि सिलेंडर के अंदर में आपका चार्ज कितना है। तो अभी बताए थे बच्चों, ठीक है ना, कि अगर जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा उतना ही अगर आउटगोइंग फ्लक्स होगा तो नेट तो आपका क्या हो जाएगा, 0 फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनकमिंग फ्लक्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो इनकमिंग हुआ उसका निगेटिव साइन के साथ तो आया ही, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम नहीं हुआ बच्चों। ठीक है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ। ये -125 × 10⁻³ है, और इसका क्या है 250 × 10⁻³ है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है बच्चों। तो नेट फ्लक्स तो 0 हुआ नहीं। अगर नेट फ्लक्स 0 नहीं है इसका मतलब कि उसके अंदर में कोई चार्ज है बच्चों। ठीक है ना, तो अगर चार्ज है तो कैसे निकालेंगे, तो ये आगे पढ़ेंगे बच्चों, गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है ना, हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है, लेकिन ये न्यूमेरिकल को हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लिए हैं, आगे भी इस टाइप की चीज़ें हम लोग करेंगे। तो गॉस लॉ बोलता है ना कि किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जो होता है ना हमेशा Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसके अंदर में कितना चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम लोग नेट फ्लक्स तो निकाल लिए बच्चों इतना, और यहाँ पे पुट कर देंगे, और Q इन निकाला था कि अंदर में कितना चार्ज था, Q इन हो गया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है, तो Q इन इज इक्वल टू आप इसको सोल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू इतना, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप कितना पता है, ये भी फ्लक्स निकाल, इसको सोल्व करते चले गए तो 1.106 पिको कूलम आंसर हो गया बच्चों। उसके अंदर में क्लोज सरफेस के अंदर में इतना चार्ज है बच्चों। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे देखिए।